नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और बायोलॉजी की इस क्लास में आज हम बैक्टीरिया को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया जो है, इसकी जो संरचना है वो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल जो है बैक्टीरिया को सुरक्षा करता है, बैक्टीरिया की सुरक्षा करता है और सूखने से बचाता है। उसके बाद दूसरी भित्ति इसमें सेल वॉल होती है, और सेल वॉल जो है पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनी होती है जो इसको आकार देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड लेयर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जो पदार्थों का अंदर बाहर जाना नियंत्रित करती है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है जेली जैसा द्रव होता है, इसमें सभी क्रियाएं होती हैं। और न्यूक्लियोइड्स, डीएनए का क्षेत्र, इसमें डीएनए का जो क्षेत्र होता है न्यूक्लियोइड कहा जाता है, लेकिन इसमें सच्चा केंद्रक नहीं होता है। राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, और इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद पीली, चिपकने और डीएनए ट्रांसफर कंजुगेशन में सहायता करते हैं। और फ्लैजिला, तो इसमें फ्लैजिला जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला इनको चलने में सहायता करता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बैक्टीरिया जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु यानी कि माइक्रोस्कोपी एक कोश की जीव होते हैं, जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। और ये पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीवों में से हैं। हर जगह ये पाए जाते हैं, मिट्टी, हवा, यहाँ तक कि मानव शरीर में भी मिट्टी, हवा, पानी, सभी जगह पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, क्योंकि इनमें सच्चा न्यूक्लियस नहीं होता है ना। और इसकी संरचना हमने देख ली। सबसे पहले सेल वॉल की बनी होती है, जो इसे क्या करती है, बाहरी परत होती है जो इसे सुरक्षित रखती है। उसके बाद कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म, इनमें सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। किसमें? न्यूक्लियोइड में। और न्यूक्लियोइड जो होता है डीएनए का क्षेत्र होता है। साइटोप्लाज्म में सभी रासायनिक क्रियाएं होती है ना। तो बैक्टीरिया के टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं। बैक्टीरिया के प्रकार को हम देखेंगे। तो आकार के आधार पे इसके शेप को हम देखेंगे। तो आकार के आधार पे ये कोकस यानी कि गोलाकार होते हैं। जो बैक्टीरिया गोलाकार होते हैं यानी कि गोल होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोकस। फिर है बैसिलस, दंडाकार, जो कैप्सूल के आकार के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दंडाकार या बैसिलस बैक्टीरिया। और उसके बाद है स्पाइरलम। तो स्पाइरल शेप में यानी कि स्प्रिंग के जैसा जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्पिलाकार बैक्टीरिया। और ब्रिबियो, जो आधे चंद्रमा के जैसे अर्धचंद्राकार होते हैं, वो उसको हम ब्रिबियो शेप कहते हैं। तो आकार के आधार पर बैक्टीरिया का हमने संरचना देखी है। और दूसरा हम देखेंगे पोषण के आधार पर। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ कीमो सिंथेटिक होते हैं, यानी कि रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, कुछ रसायन संश्लेषी होते हैं और कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, अपघटनजीवी, जो मृत और जैव पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं पैरासाइटिक भी होते हैं, परजीवी होते हैं, जो जीवित जीवों में रह के उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और उन्हें कभी कभी ये हानि भी पहुंचाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हम प्रजनन, रिप्रोडक्शन। तो मुख्य रूप से इनमें अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन भी कैसे होगा? बाइनरी फिजन द्वारा। ठीक है, तो n प्लस n कितना हो जाएगा? 2n। ठीक, एक जीवाणु दो में विभाजित होता है, और ये बहुत तेजी से क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। उसके बाद अन्य विधियां, कुछ जीवाणुओं में कंजुगेशन होता है और कुछ जीवाणुओं में स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि स्पोर निर्माण के द्वारा भी इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लाभकारी जीवाणु। तो लैक्टोबैसिलस दही, पनीर व अन्य दुग्ध उत्पादन बनाने में मदद करता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी को उर्वरता बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स में
कई एंटीबायोटिक्स दवाइयों के निर्माण में बैक्टीरिया मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। और पाचन में सहायता, आंतों में विटामिन के और बी बनाने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसके अलावा जैव घटन, डिकम्पोजिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आता है हानिकारक जीवाणु। हानिकारक जीवाणु, तो कई जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया, वो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे ब्रिबियो कॉलेरा हैजा करता है, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड के लिए जिम्मेदार है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए, और कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज करने के लिए, डिप्थीरिया बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई यानी कि टिटनेस के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो जो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंस को देख लें तो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं ये लोग। बैक्टीरिया जो होते हैं पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं, जैव अपघटन करके पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं, कृषि में उर्वरता बढ़ाते हैं, दूध, दही, सिरका, एसीटोन आदि उद्योगों में उपयोग होता है, सीवेज ट्रीटमेंट और अपशिष्ट प्रबंधन में ये सहायक होते हैं। तो विशेष तथ्य, सबसे छोटे जीवों में से हैं 0.5 से 5 माइक्रोन तक होते हैं। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव है। अत्यधिक तापमान, अम्ल क्षार में भी ये क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। कुछ जीवाणु ऑक्सीजन के बिना भी क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। एक जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में स्पोर बना सकता है। बैक्टीरिया सूक्ष्म होने के बाद भी पृथ्वी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ हानिकारक होते हैं, लेकिन अधिकांश जीवाणु हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं ना। उसके बाद याद रखने के लिए ट्रिक, CCMRP एप, कैप्सूल, सेल वॉल, मेम्ब्रेन और राइबोसोम, पिल्लाई, फ्लैजेला। तो इसकी संरचना को याद करने की ट्रिक CCMRPF। सबसे छोटा जीवाणु 0.5 माइक्रोन तक होता है और ये अत्यधिक तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।